तो चलो फिर अब अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कि अब जो राइटर होता है वो हमें उस जगह के बारे में बताता है कि ये जो जगह है ये होंगमेंग कॉन्टिनेंट की एक कोने में आती है। और अगर इस पैलेस की बात की जाए तो ये पैलेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके चारों कोने में बस आपको देखने के लिए मौत ही मौत मिलेगी। इसीलिए राइटरों ने इसका नाम 9 डेथ एंड 1 लाइफ टेरिटरी रख दिया, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 10 लोगों में से 9 की यहाँ पर मौत ही हो जाती थी और केवल एक ही बंदा यहाँ से बचकर निकल पाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला होता था। क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक बीस्टों से भरी हुई है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके कि काफ़ी बड़े बड़े पार्ट भी होते हैं। और वो जो लड़की होती है वो उसी जगह 9 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी के अंदर घूम रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है और अब वो थकते हुए बोलती है, ओह शुक्र है कि उस थंडर पाइथन ने मेरा पीछा छोड़ दिया। एक बार को तो मुझे लगा था कि वो थंडर पाइथन मुझे मार ही देगा और मुझे लगा था कि मैं अपने एंसेस्टर से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट एंसेस्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ। लेकिन इस जगह को देखकर मेरे खुद के ही दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में वो इस जगह पर जिंदा हो गए। जिसके बाद अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुओ किंग चैंग है, जो कि जो वूजियान सेक्ट है उसकी 990वीं सेक्ट मास्टर है। जिसके बाद अब जो लुओ किंग चैंग होती है वो अपने पास्ट की बात को सोचने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। और अब जो उसके मास्टर होते हैं वो लुओ किंग चैंग से बोलते हैं कि लुओ किंग चैंग अब मेरी जो सांसें है वो रुकने वाली है, इसीलिए मैं अपनी इन आखिरी सांसों में तुम्हें हमारे सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर बनाता हूँ। और इससे अलग मैं तुम्हें अपने वूजियान सेक्ट की एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल स्टोरी सुनाने वाला हूँ और तुम्हें इस स्टोरी को हमेशा याद रखना है। जो सुनकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब जो उसके मास्टर होते हैं वो लुओ किंग चैंग को बताने लगते हैं कि लुओ किंग चैंग तुम जानती हो कि जो हमारा वूजियान सेक्ट है वो अब केवल थर्ड रेट का सेक्ट रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा जो सेक्ट था वो पास्ट में सबसे पावरफुल सेक्ट हुआ करता था। आज से 1000 साल पहले हमारे सेक्ट के अंदर एक सेक्ट मास्टर हुआ करता था जिसका नाम की चैन जुआन था, और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। ऐसा कहा जाता था कि वो पूरी तरह से इनविजिबल था और कोई भी उसको नहीं हरा सकता था, और उसके रहते हुए उसने जितने भी सेक्ट थे उन सभी को अपने पैरों में गिरा दिया। कोई भी उसके सामने सर उठाकर नहीं देख सकता था और ना ही कोई हमारे सेक्ट को बुली कर सकता था। और वो इस तरह से बोलते बोलते वो बहुत ही लंबी कहानी सुनाने लगता है और उसकी इस तरह की कहानी को सुनकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो भी थोड़ा अजीब सा फेस बनाने लगती है, क्योंकि उसे अपनी इस मास्टर की इतनी लंबी स्टोरी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जो उसके मास्टर होते हैं वो उसे अभी भी स्टोरी सुना रहे होते हैं और वो अपने पास से एक टोकन को निकाल कर लुओ किंग चैंग को देते हुए उसे बोलते हैं कि लुओ किंग चैंग ये हमारे सेक्ट मास्टर की सील है और इस सील को लेने के बाद अब तुम न्यू सेक्ट मास्टर बन जाओगी। लेकिन तुम्हें एक चीज़ का याद रखना होगा कि तुम्हें जो 9 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि जो हमारे सेक्ट मास्टर चैन जुआन है वो अभी तक मरे नहीं है। वे बस कल्टीवेशन करने के लिए उस जगह पर गए हुए हैं, क्योंकि वे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता था। तो इसीलिए उन्होंने सभी लोगों से मुंह फेर कर वहाँ पर चले गए ताकि वे बस वहाँ पर शांति के साथ में कल्टीवेशन कर सके। इसीलिए लुओ किंग चैंग अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें सेक्ट की ग्लोरी को वापस से लेकर आना होगा और तुम्हें कुछ भी कर एंसेस्टर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तुमने एंसेस्टर को एक बार ढूंढ लिया तो उसके बाद कोई भी हमारे सेक्ट को बुली नहीं कर पाएगा और दोबारा से हमारा जो सेक्ट है वो पहले की तरह पावरफुल हो जाएगा। और इससे पहले की जो लुओ किंग चैंग थी वो अपने मास्टर को कुछ बोल पाती, हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। जो देखकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आपने मुझे जो कुछ भी बताया मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं रहा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ किंग चैंग होती है वो अपने मास्टर को याद कर कर रोने लगती है। लेकिन तभी वो टोकन को निकाल कर देखते हुए अपने मन में सोचती है, जैसा कि मास्टर ने मुझे बताया था कि जो एंसिस्टर है वो हज़ारों सालों से 9 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है तो क्या सच में जो एंसिस्टर थे वो अभी तक जिंदा हो गए। और लुओ किंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल बीस्ट उड़ रहा होता है, जो कि सीधे अब लुओ किंग चैंग के सामने आ जाता है। जिसे देखकर तो लुओ किंग चैंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरे सामने एक लेजेंडरी बीस्ट आ गया। ये तो मुझे यहाँ पर एक ही पल में ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके सामने तो मैं किसी कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ।
और इतना बोलकर अब जो वॉकिंग चैंग होती है वो जमीन पर गिर जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल अपने एंसेस्टर को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन लगता है कि मैं अब यहाँ पर मरने वाली हूँ, इसीलिए मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसके इतना बोलते ही अब जो वो बीस्ट होता है वो उड़ते हुए वहां से जाने लगता है। जो वॉकिंग चैंग होती है वो जैसे ही देखती है कि वो अभी तक जिंदा है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है वो वॉकिंग चैंग को अपने ऊपर बिठाकर वहां से लेकर जा रहा होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके जैसा इतना पावरफुल बीस्ट मुझे अपने ऊपर उड़ा कर ले जा रहा है। कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को करना तो पावरफुल से पावरफुल लोगों के भी बस की बात नहीं होती। और उसके इतना सोचते अब हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है वो वॉकिंग चैंग को लेकर जो 19 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी होती है उसके काफ़ी डीप में आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम एक घर को भी देखते हैं जिसके अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी निकल रहा होता है। और अब जो वो बर्ड होता है वो वॉकिंग चैंग को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और अब वो बर्ड नीचे बैठते हुए बोलता है कि मास्टर, जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था मैं इसे लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब उस बर्ड को बात करता हुआ देखकर जो वॉकिंग चैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बर्ड बात भी कर सकता है। और वॉकिंग चैंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन उस घर के अंदर से बाहर आने लगता है। और वो बाहर आते हुए उस बर्ड से बोलता है कि ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो वॉकिंग चैंग होती है वो जैसे ही वहाँ पर किसी पर्सन को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक जगह पर भी कोई इंसान रहता है। और अब इतना सोचकर जो वॉकिंग चैंग होती है वो डरते हुए उस पर्सन से बोलती है कि मेरा नाम वॉकिंग चैंग है, लेकिन सीनियर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन और इसने उस बर्ड को कहकर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ में कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। और लुओकिंग चैंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो उसका टोकन होता है उसके अंदर से एकदम से एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर लुओकिंग चैंग भी शॉक हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती जो उसका टोकन होता है वो उस पर्सन की तरफ जाने लगता है, जो देखकर जो लुओकिंग चैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वो शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर आप मेरे टोकन को क्यों चुरा रहे हो। जो सुनकर वो जो पर्सन होता है वो हंसते हुए लुओकिंग चैंग से बोलता है कि मैं तुमसे इस टोकन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टोकन मेरा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे वूजियान सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट मास्टर चैन जुआन हो। और लुओकिंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और अब जो वो पर्सन होता है वो लुओकिंग चैंग से बोलता है कि हाँ मेरा नाम चैन जुआन है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यही चैन जुआन हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि जो ये पर्सन है यही चैन जुआन है जो कि उसके सेक्ट का फर्स्ट सेक्ट मास्टर था। जो लुओकिंग चैंग होती है वो चैन जुआन के सामने अपने घुटनों पर गिर जाती है और वो चैन जुआन से बोलती है कि एनसिस्टर में वूजियान सेक्ट के 990 भी सेक्ट मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि जो एनसिस्टर है वो हमारे साथ में चल सके, क्योंकि जो हमारा वूजियान सेक्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि बाकी के जो सेक्ट है वो हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने वाले हैं और हम लोग इतने पावरफुल नहीं है कि हम अपने वूजियान सेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। और अब वूजियान सेक्ट का नाम सुनकर जो चैन जुआन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने 1000 साल बाद जो पर्सन मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आएगा वो वूजियान सेक्ट से होगा। और इतना सोचकर अब जो चैन जुआन होता है वो लुओकिंग चैंग से बोलता है कि ठीक है मुझे पूरी डिटेल से बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लुओकिंग चैंग होती है उसने चैन जुआन को पूरी बात बता दी होती है। और अब जो चैन जुआन होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो ट्रैश शोर सेक्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे वूजियान सेक्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत करे। मेरे आज भी याद है जब वो शॉर्ट सेक्ट ने मेरे साथ में बेफालतू की बकवास करने की कोशिश की थी तो मैंने उसे बस पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि उसने 1000 साल के अंदर इतनी पावरों को इकट्ठा कर लिया कि वो वूजियान सेक्ट को अब हमिलेट कर सके। और अब चैन जुआन की इस तरह की बातों को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो एंसिस्टर है वो इमोर्टल शॉर्ट सेक्ट को एक ट्रैश बोल रहे हैं। आखिर जो एंसेस्टर है उनकी पावर लेवल कितनी ज़्यादा होगी जो कि वो सोर्स एक्ट को कुछ भी नहीं समझ रहे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो हमें अपने बारे में बताने लगता है और वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चैन जुआन है और मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मुझे दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था।
और मैं जैसे ही इस वर्ल्ड के अंदर आया तो मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे पास में एक सिस्टम आ गया और वो जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने मुझे कल्टीवेशन करना सिखाया। उसी के साथ में उसने मुझे बहुत ही पावरफुल रिवॉर्ड भी दिए और उस सिस्टम की मदद से मैं पावरफुल पे पावरफुल होता गया और एक टाइम पर मैं इतना पावरफुल हो गया कि पूरे इस होंगमिंग कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो कि मुझे हरा सके। और उसी टाइम पर मैंने यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सेक्टों को भी बनाया, क्योंकि जो सिस्टम था वो मुझे छोटे छोटे मिशन दिया करता था और उन मिशनों को कंप्लीट करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी मिला करते थे, जिनकी मदद से मेरी कल्टीवेशन काफ़ी स्पीड के साथ में बढ़ जाया करती थी और बहुत ही कम टाइम में मैं इस पूरी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन बनकर पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। ओरिजिनली तो मैंने प्लान किया था कि मैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर अपने सेक्टों को बनाने के बाद दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जाऊंगा, जहां पर जाने के बाद मैं वहां पर अपने और कुछ पावरफुल सेक्टों को बनाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट की एक झलक देखते हैं, जहां पर कि जो चैन जुआन होता है वो सेक्ट को छोड़कर जा रहा होता है। जितने भी सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो उनसे बोल रहे होते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो रोते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो तुम्हारा सेक्ट मास्टर है वो अब दूसरे एडवेंचर पर जा रहा है, इसीलिए तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा और तुम लोगों को कल्टीवेशन भी करनी होगी ताकि तुम लोग भी पावरफुल बन सको। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आती है जो कि चैन जुआन को बताता है कि अभी तक के सिस्टम के जितने भी मिशन थे वे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसीलिए अब जो सिस्टम है वो अपग्रेड होने के लिए जा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सिस्टम अपग्रेड होने के लिए जा रहा है, आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर शट डाउन हो जाता है, जिस कारण चैन जुआन का सिस्टम भी वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर वो काफ़ी शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो खाई के अंदर गिरने लगता है। जो देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन जुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिस्टम है वो शट डाउन हो चुका है। तो इसीलिए मैं और ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर पावरफुल नहीं बन सकता और अगर मुझसे कोई भी पावरफुल एनिमी मेरा यहाँ पर सामना करने के लिए आया तो वो मुझे बहुत ही आसानी से मार देगा। और अब चैन जुआन की इस तरह की हालत को देखकर जो वो किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसेस्टर क्या हुआ, आप ऐसे क्या सोच रहे हो। और उसके इतना बोलते ही अब जो चैन जुआन होता है वो और ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर इसकी मदद की और मैं इस माउंटेन से बाहर गया तो जो मेरे पावरफुल एनिमी है वो मुझे मारने के लिए ज़रूर आएगी और इस हालत में मैं उनका सामना नहीं कर पाऊँगा। जिसके बाद अब हमें चैन जुआन के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि जब इसके पास में ये सिस्टम हुआ करता था तो ये खुद को उस टाइम पर इनविजिबल समझता था और इसने बहुत से लोगों को बुली किया जो कि काफ़ी पावरफुल थे और अब अगर ये यहाँ से बाहर गया तो वही इसे ख़त्म कर देंगे। और अब चैन जुआन की इस तरह की हालत को देखकर जो लो किंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसेस्टर सब कुछ ठीक तो है ना। और लुओ किंग के इतना बोलती है अब जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए अगर मैं यहाँ से गया तो वो मुझे मार देंगे। उनसे डर कर ही पिछले 10 सालों से मैं इस माउंटेन के अंदर रह रहा हूँ। और उसके इतना सोचते हैं हम उसकी पास्ट की एक मेमोरी देखते हैं, जहाँ पर कि वो माउंटेन के अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो डरते हुए बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, यहाँ से अगर मैं बाहर गया तो मेरे दुश्मन मुझे मार देंगे। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें चैन जुआन के बारे में बताता है कि ये वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये चीज़ इसे सिस्टम ने भी बताई थी, लेकिन ये इडियट किसी की बात के ऊपर यकीन ही नहीं करता। जिसके बाद अब हम दूसरे सीन को देखते हैं, जहाँ पर कि चैन जुआन बेड पर लेटा हुआ होता है और उसे सपना आ रहा होता है कि जहाँ पर कि उसे किसी ने मार दिया होता है, जिसे याद कर कर अब चैन जुआन अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सपना मुझे पिछले 10,000 सालों से आ रहा है, इसीलिए ये सपना फेक नहीं हो सकता और मैं यहाँ से गया तो मैं पक्का मारा जाऊँगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन जुआन होता है वो अपनी फायर को देखकर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में वे लोग मुझे सीरियस भी नहीं लेंगे और मैं नहीं जानता कि क्या मैं उन लोगों को हरा भी पाऊंगा या नहीं। और चैन जुआन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने जो सिस्टम होता है वो आ जाता है, जिसके अंदर की अब एक नोटिफिकेशन आती है जो कि चैन जुआन को बताती है कि जो सिस्टम है वो फाइनली अपग्रेड हो चुका है। और चूंकि अब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है तो इसीलिए अब तुम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के अंदर जाने से पहले तुम्हें 6 टास्क को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मुझे किसी दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर जाने का मौका मिलने वाला है।
और चैन जुआन के इतना सोचते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसे पहले टास्क को देते हुए उसको बताता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी जो डिसांटेन लुओ किंग चैंग है इसकी यहाँ पर मदद करनी होगी, लेकिन तुम यहाँ पर इसकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते। तुम्हें बस यहाँ पर इसकी पावर को बढ़ाने में इसकी मदद करनी होगी और बाकी की जो प्रॉब्लम है वो इसे खुद ही यहाँ पर सोल्व करनी होगी। जिसके बाद अब जो सिस्टम होता है वो चैन जुआन को रिवॉर्ड के बारे में बताता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड ये होने वाला है कि अगर तुम यहाँ पर अपने जूनियर की ब्रेक थ्रू करने में मदद करते हो तो तुम खुद भी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो जोर जोर से रोने लगता है और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद फाइनली मुझे एक टास्क मिल गया जिसकी मदद से मैं अब दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर जा पाऊंगा। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जो सिस्टम होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो रोते हुए उससे बोलता है कि अच्छा क्या ये भी कोई पूछने की बात है। और अब चैन जुआन को ऐसे खुद से बातें करता हुआ देखकर जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो तो सिस्टम के वापस आने के कारण बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो खुश होकर लुओ किंग की तरफ देख रहा होता है। और चैन जुआन को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो लुओ किंग होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि एंसिस्टर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मुझे पसंद करने लगे हैं। लेकिन हम दोनों की एज के अंदर तो हज़ारों साल का डिफरेंस है, लेकिन क्या उसके बाद भी ये मुझे एक्सेप्ट करेगी। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और लुओ किंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो एकदम से लुओ किंग के हाथ को पकड़ लेता है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चैन जुआन है उसने यहाँ पर मिशन को एक्सेप्ट किया है। और इतना बोलकर अब जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि फाइनली जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है और अब मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी इस डिसांसेंट की कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन मैं इसकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और अब चैन जुआन को खुद का ऐसे हाथ पकड़ता हुआ देखकर जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या यहाँ पर जो एंसिस्टर है वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाले है। अगर ये ऐसा करेगी तो मैं तो एकदम एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं अपने बच्चे का नाम चैन चोंग रखूँगी। और लुओ किंग ये अपने मन में सोच ही रही होती है तभी जो चैन जुआन होता है वो भी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि लुओ किंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो एंसिस्टर है वो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो क्या तुम हार्ड को लेना चाहोगी। जो सुनकर तो अब लुओ किंग के सांसें ही अटक जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर क्या चीज़ हार्ड है जो कि ये मुझे देना चाहते हैं। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वॉर्ड एक्ट के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं तुम्हारी इस अफेयर में डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है उस बेचारी के तो सारे अरमान टूट जाते हैं और वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, आपका हार से मतलब इस सिचुएशन से था। और इतना बोलकर जो लुओ किंग होती है वो थोड़ा उदास होते हुए चैन जुआन को बताती है कि एंसिस्टर जो स्वॉर्ड एक्ट का मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसी के साथ में उसके पास में स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी भी है, मैं तो उसके एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाऊंगी। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये सिचुएशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास में स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे एंसेस्टर के पास में भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। जो सुनते के साथ ही तो जो लुओ किंग होती है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि एंसिस्टर को मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। वे जानते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वे मुझे यहाँ पर पक्का कुछ डिवाइन स्किल देंगे और उसी के साथ में डिवाइन ट्रेजर भी देंगे जिससे कि मैं फाइट कर सकूँ। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो चैन जुआन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ कपड़े दूंगा और उन्हें पहनने के बाद देखना तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगोगी और मुझे यकीन है कि जो उसकी बेकार सी वो स्वॉर्ड बॉडी है उससे तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छी होगी। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लुओ किंग होती है उसके ऊपर आसमान से दोबारा बिजली गिर जाती है और वो रोते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ में ले जाते हुए उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें उन कपड़ों को पहना कर चेक कराना चाहता हूँ कि वे तुम पर कैसे लगते हैं। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो वैसे तो मैं मरने ही वाली हूँ, चलो देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह के मुझे कपड़े देते हैं। और उसके इतना सोचते हैं अब जो चैन जुआन होता है वो रूम के अंदर आकर अपनी एक चुटकी को बजाता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जो देखकर लुओ किंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अब वो मुस्कुराते हुए चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर आखिर ये क्या है। जो सुनकर चैन जुआन उसको बताता है कि ये मेरे कपड़े हैं। जो सुनकर लुओ किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता।
लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेरी डिसेंडेंट है उसे थोड़े कपड़ों की ज़रूरत है, तो तुम में से कौन है जो कि उसके साथ में यहाँ से जाना चाहेगा। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल कपड़े आ जाते हैं। और जो लुओ किंग होती है वो जैसे ही उन कपड़ों को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये कपड़े तो फॉर सिंबल बैटल आर्मर है, जिनके अंदर की चारों एलिमेंट की पावर है, फायर वाटर विंड अर्थ। अगर इनमें से मुझे एक भी मिल जाता है तो मैं बहुत ही आसानी से जो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर है उसे हरा सकती हूँ। आखिर जो सेक्ट मास्टर है वो इन्हें बेकार से कपड़े कैसे बोल सकते हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में एनसिस्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास में कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो खुशी के मारे रोते हुए जो वहाँ पर फायर एट्रीब्यूट के कपड़े होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए चैन जुआन से बोलती है कि एनसिस्टर मुझे वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो उन चारों कपड़ों में लात मारते हुए बोलता है कि तुम कचरे कहीं के यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आखिर मैं तुम्हारे जैसे बेकार से कपड़े अपने डिसांटेंट को पहनने के लिए कैसे दे सकता हूँ। अगर मेरे डिसांटेंट ने तुम्हारे जैसे बेकार से कपड़े पहने तो वे कितनी ज़्यादा गंदी लगेगी। जल्दी से यहाँ पर दूसरे कपड़े आओ जो कि न्यू फैशन के हो, जिनमें कि जो मेरी डिसांटेंट है वो पावरफुल के साथ में खूबसूरत भी लगे। और चैन जुआन के इतना बोलते हैं हम लुओ किंग को देखते हैं, जिस बेचारी के तो सारे अरमान ही मर चुके होते हैं, और वो अपने मन में सोचती है कि ये फोर सिंबल बैटल आर्मर थे जिन्हें की जो एंसिस्टर है उन्होंने केवल एक लात मारकर ही यहाँ पर तबाह कर दिया। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से काफ़ी पावरफुल हो रहा महसूस होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा बैटल आर्मर आ चुका होता है, जिसे जो कि देखने में उन सभी से पावरफुल भी लग रहा होता है। जिसे देखकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी है। और इतना बोलकर अब जो लुओ किंग होती है वो प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी के बारे में बताती है कि लेजेंड्स का कहना है कि 10,000 साल पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसके पास में यही प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी थी, जिसने की अपनी पावर की मदद से अपनी मदर को बचाने के लिए अकेले ही हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वे सभी लोग उसकी मदर को मारना चाहते थे। और जब उसने उन हजारों लोगों को मारा था तो वे सभी एक साथ में मिलकर भी उसे इंजर्ड नहीं कर पाए थे। इसका मतलब अगर ये प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी मेरे पास में आ जाती है तो इसकी मदद से मैं पावरफुल ही नहीं बनूंगी बल्कि मैं इसमें काफ़ी खूबसूरत भी लगूंगी। और इतना सोचकर जो लुओ किंग होती है वो काफ़ी खुश होने लगती है। जिसके बाद अब जो बेचारी लुओ किंग होती है वो दोबारा से खुशी के मारे रोते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि एंसिस्टर मुझे ये प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो पंच कर उस प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी को भी तोड़ देता है, और वो उसे तोड़ते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है जो कि इस तरह के कचरे आ रहे हैं। जो देखते तो अब जो बेचारी लुओ किंग होती है वो जमीन पर गिर जाती है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर एंसिस्टर कितने पावरफुल है जो कि इन्होंने जो प्रीमोर्डियल पॉइजन बॉडी थी उसे भी केवल एक रैपट में ही तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पर जो थंडर स्वॉर्ड बॉडी क्लॉथ होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो चैन जुआन होता है वो उन्हें भी तोड़ देता है। जिसके बाद स्टार स्पिरिट के कपड़े आते हैं, चैन जुआन उन्हें भी तोड़ देता है। तभी वहाँ पर जो गोल्डन इमोर्टल बॉडी के कपड़े होते हैं वे भी आ जाते हैं। जो सुनकर चैन जुआन बोलता है कि सुनने में नाम तो अच्छा है लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और इतना बोलकर वो उन्हें भी तोड़ देता है। जो देखकर तो अब जो बेचारी चैन जुआन होती है वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है, और वो रोते हुए बोलती है कि एंसिस्टर आप इतने प्रीशियस कपड़ों को इस तरह से क्यों तोड़ रहे हो। आप जानते भी हो ये कितने ज़्यादा कीमती है, अगर आप इन्हें ऐसे ही तोड़ते रहे तो मैं तो यहाँ पर शौक के मारे ही मर जाऊंगी। और लुओ किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बैटल बॉडी आर्मर आ जाता है, जिसे देखकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि लो एक और आ गया, क्या तुम इसे लेना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो रोते हुए चैन जुआन के कपड़ों को पकड़ लेती है, और वो उसके कपड़ों को पकड़ते हुए बोलती है कि एंसिस्टर प्लीज़ इसे डिस्ट्रॉय मत करना, चाहिए कैसी भी हो, चाहिए पावरफुल भी ना भी हो, तब भी मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो उन कपड़ों को लुओ किंग को देते हुए उसे बोलता है कि ये कपड़े थोड़े टाइट है, क्या सच में तुम इन्हें लेना चाहती हो। जो सुनकर लुओ किंग हाँ बोल देती है, और वो अपने मन में सोचती है कि मैं इन कपड़ों को लेना नहीं चाहती, बस मैं यहाँ पर जल्द से जल्द निकलना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं इन्हें देखकर मैं शौक के मारे मर जाऊंगी। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन कपड़ों की पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी है वो इसे झेल नहीं पाएगी, और जैसे ही तुम इन्हें पहनोगी फ्लेम के कारण जो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते ही जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि एंसिस्टर सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरी कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और अगर ऐसे टाइम पर मैंने बैटल बॉडी आर्मर को पहनने की कोशिश की तो मैं पक्का मारी ही जाऊंगी।
लेकिन मैं यहाँ पर हार भी नहीं मान सकती, क्योंकि अगर मैंने खुद को पावरफुल नहीं किया और मैं सेक्ट के अंदर वापस गई तो वहाँ पर जाने के बाद मैं खुद वैसे भी मारे ही जाऊंगी और मेरे साथ में मेरे सेक्ट के सभी लोग भी मारे ही जाएंगे। और इतना सोचकर अब जो वो किंग होती है वो खुश होते हुए चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो उन कपड़ों को और हमें बदल कर लुओ किंग की तरफ भेजते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि इन कपड़ों को पहनने के बाद तुम कैसी लगती हो। और चैन जुआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे जो कपड़े होते हैं वो लुओ किंग की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, जिसका अब जो लुओ किंग की बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगती है। जो देखकर लुओ किंग घबराते हुए बोलती है कि एंसिस्टर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये ग्रेट सन यांग गॉड बॉडी है जो कि किसी भी नॉर्मल बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसकी पावर को सप्रेस करना होगा ताकि ये इसे पहन सके। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो उस बैटल बॉडी की पावर को कम करने लगता है, जिसका लुओ किंग को भी काफ़ी पेन हो रहा होता है। जो देखकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ग्रेट सन यांग गॉड बॉडी है उसे केवल वही कल्टीवेट या मास्टर कर सकता है जो कि इनविजिबल बन चुका हो। वैसे तो मैंने इस गॉड बॉडी की जो पावर थी उसे काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये लुओ किंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इसे कल्टीवेट कर पाएगी या नहीं। और चैन जुआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी लाइट निकलती है। और अब हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है उसने फाइनली उस गॉड बॉडी को मास्टर कर लिया होता है। जो देखकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली मैंने इसे मास्टर कर लिया, सच में जो ग्रेट सन गॉड बैटल बॉडी है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर जो लुओ किंग होती है वो अब चैन जुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि एंसिस्टर मुझे ये बैटल बॉडी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम्हें मेरा इस तरह से शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बस मामूली से कपड़े हैं, लेकिन अगर तुम सच में मेरे लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे लिए जो वो जियान सेक्ट है उसकी ग्लोरी को वापस लेकर आओ। जो देखकर अब जो चैन जुआन होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम ये जो कपड़े हैं ये इस जूनियर को 2400 घंटे फॉलो करेगी और इसकी मदद भी करेगी, तो क्या ये इसकी मदद के लिए काउंट होगे? जो सुनकर सिस्टम उसे मना कर देता है। जिसके बाद अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर अब मुझे वापस सेक्ट के अंदर लौटना होगा, क्योंकि जो सेक्ट है वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देने के बाद मैं किसी दिन फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि ये 1 मिनट रुको, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी में यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे तुम्हारे लिए करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो फुल जोश में आ जाती है और वो फुल जोश में आते हुए बोलती है कि एंसिस्टर क्या हुआ, आप जो भी करना चाहते हो इस जूनियर के साथ में कर सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है एंसिस्टर ने कहा कि ये मेरे लिए किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट देने वाले हैं। और लुओ किंग को अब ऐसे जोश में देखकर जो चैन जुआन होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम काफ़ी जोश में लग रही हो, तो चलो अब हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो सुपर सीरियस वाला फेस बनाकर उसे बोलता है कि ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम खाना बना सकती हो? जो सुनते के साथ ही तो जो बेचारी लुओ किंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले, क्योंकि वो तो यहाँ पर कुछ और ही समझ रही थी। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुओ किंग ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे खाने को बना दिया होता है और वो अपने मन में सोचती है कि जो हमारा सेक्ट है वो इस टाइम पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से गुजर रहा है और जो अभी एंसिस्टर है वो मुझसे यहाँ पर खाना बनवा रहे हैं। और उससे अलग मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो एंसिस्टर है उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा ये वियर्ड सी ड्रेस पहनने के लिए क्यों बोला। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर आपका खाना बन चुका है, तो क्या मैं वापस सेक्ट के अंदर जा सकती हूँ? जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खा सकती हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत गया जब से मैंने किसी के साथ में खाना नहीं खाया। जो सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि एंसिस्टर नहीं नहीं आप ही खाइए, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो एक खाने को उठाकर उसके मुंह में देने ही लगता है। जो देखकर वो मना कर रही होती है, लेकिन जो चैन जुआन होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसको उस खाने को खिला देता है।
और वो जैसे ही उस खाने को खाती है उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो फायर एनर्जी है होती है वो घूमना शुरू हो जाती है, जो देखकर अब वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह का खाना था, इससे तो जो मेरी बॉडी है उसके अंदर बस फायर ही फायर एनर्जी घूम रही है। ये मीट पक्का किसी यूनिकॉर्न का होने वाला है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो यूनिकॉर्न कितना पावरफुल होगा जो कि उसके मीट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, और एंसेस्टर कितने ज़्यादा पावरफुल होगी कि वे इतनी पावरफुल यूनिकॉर्न को यहाँ पर मार कर खा रहे हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो मज़े में उस खाने को खाना शुरू कर देती है, और उसे ऐसे देखकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लड़की के साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरह के अजीब अजीब से फेस क्यों बना रही है। और इतना सोचकर अब जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग को एक पानी का कप देते हुए उसे बोलता है कि लो इस पानी को पियो। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन को मना करते हुए बोलती है कि एंसेस्टर मुझे प्यास नहीं लगी, लेकिन जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो उसे उस पानी को पिलाते हुए बोलता है कि ये पानी तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से इसे पियो। और अब वो जैसे ही उस पानी को पीती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर एनर्जी होती है वो घूमने लगती है, जो देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो जेड स्प्रिंग डिवाइन वाटर है, आखिर यहाँ पर जेड डिवाइन स्प्रिंग वाटर कहाँ से आ गया। जो जेड स्पिरिट डिवाइन वाटर होता है उसकी एक बूंद को बनाने के लिए भी हमें कम से कम मिलियनों स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी हम उसे नहीं बना पाते। लेकिन एंसेस्टर को तो देखो ये यहाँ पर मुझे किस तरह से कब्बर बर्गर दे रहे हैं, आखिर एंसेस्टर मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एंसेस्टर है वो मुझसे यहाँ पर वन साइड लव करने लगे हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन के सामने झुकते हुए उससे बोलती है कि जो जेड स्पिरिट डिवाइन वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को डिजर्व करती हूँ। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रही हो, मेरे पास तो इसका पूरा एक लेक बना हुआ है, ज़रा उधर देखो जो ये तालाब है ये पूरा इसी वाटर से भरा हुआ है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी लुओ किंग होती है उसे हार्ट अटैक ही आ जाता है, और वो शो होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर एंसेस्टर इंसान है या क्या चीज़, इनके पास में इतना ज़्यादा जेड स्पिरिट वाटर कहाँ से आ सकता है। और वो इतना सोच ही रही होती है तभी आसमान से एक ठंडा उसकी बराबर में आके गिरता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसेस्टर आखिर ये ठंडर कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बॉन टेम्परिंग रियलम से एडवांस कर गई हूँ। जो सुनकर चैन जुआन उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ये जो थंडर रिवोल्यूशन था ये ब्रेक थ्रू के कारण ही आता है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि जो आपकी डिसेंडेंट लुओ किंग चैंग है वो ब्रेक थ्रू कर गई है, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 1000 साल की कल्टीवेशन दी जाती है। और चैन जुआन के इतना सोचते हैं हम देखते हैं कि आसमान के अंदर काफ़ी सारे ड्रैगन घूमने लगते हैं, जो देखकर चैन जुआन अपने मन में सोचता है कि लो ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि हेवन से एक बहुत ही बड़ी लाइट आकर सीधे उसके ऊपर गिरती है, जहाँ पर कि अब हमें बताया जाता है कि जो चैन जुआन है वो अब ब्रेक थ्रू कर डाउ एम्परर रियलम के सेकंड लेवल पर आ गया है। और अब इतने पावरफुल थंडर रिवोल्यूशन को देखकर बेचारी जो जुओ किंग होती है वो तो शौक की शौक ही रह जाती है। और अब ब्रेक थ्रू करने के कारण जो चैन जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि 1000 साल बीत गए और 1000 साल बाद फाइनली मैंने एम्परर डाउ रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर में जो मेरी डिसेंडेंट है उनकी मुझे सीक्रेटली मदद करनी होगी, ताकि मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को और भी जल्दी बढ़ा सकूँ। और चैन जुआन ये सोच ही रहा होता है तभी जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन की तारीफ करते हुए बोलती है कि एंसेस्टर क्या आपने अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ किंग से बोलता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटा मोटा सा ब्रेक थ्रू था। जो सुनते ही तो अब जो लुओ किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये इतनी पावरफुल ब्रेक थ्रू को बस छोटा सा ब्रेक थ्रू बोल रहे हैं, इसका मतलब जो एंसेस्टर है वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो इनके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और अब इतना सोचकर जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसेस्टर अब मुझे सेक्ट के अंदर लौटना होगा, क्योंकि सेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी जाने की क्यों लग रही है, ज़रा देखो तो जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, पहले इस नज़ारे का मज़ा लो, उसके बाद हम दोनों साथ में नहाने चले गए। जिसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ किंग होती है वो नहाने के लिए आ चुकी होती है, और वो जगह को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह की नहाने की जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये एंसेस्टर ने मुझे इस तरह की ड्रेस क्यों पहनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंसेस्टर मेरे साथ में यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं।
और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन सुहान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ की एनर्जी को सहन नहीं पा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये एनर्जी तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। जो सुनकर जो वो किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो एंसिस्टर है वो यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। पहले इन्होंने मुझे कपड़े दिए, उसके बाद मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया और अब यहाँ पर और भी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन जुआन होता है वो उसको बताता है कि ये जो जगह है इसका नाम स्काई कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर की बस पॉजिटिव एनर्जी ही घूमती रहती है। और इसकी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मैन और एक वोमैन यहाँ पर आते हैं तो इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सुनकर तो जो बेचारी लुओ किंग होती है वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने लगती है और वो उसे महसूस करते हुए बोलती है कि सच में यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठी हूँ। जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लुओ किंग होती है वो अपने सेक्ट में वापस जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। और जो चैन जुआन होता है वो उसको बोलता है कि ठीक है लुओ किंग, अब तुम जाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखना अपने एंसेस्टर को डिसअपॉइंट मत करना। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी चैन जुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि एंसेस्टर इस जूनियर की इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर मुझे इस तरह का ऑर्डर दे रहे हैं कि उन्होंने मेरी यहाँ पर इतनी मदद कर दी, तो अब मुझे जो स्वॉर्ड एक्ट है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन जुआन होता है वो एक बीस्ट को उठाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा ही रही हो तो इस काऊ को भी अपने साथ में लेकर चले जाओ, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगी तो तुम इसे बना के खा सकती हो। और अब उस बीस्ट को देखकर जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि एंसेस्टर ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये काऊ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जो चैन जुआन होता है वो रोते हुए उससे बोलता है कि ठीक है अपने सिस्टर को याद रखना और जब भी तुम फ्री हो तो मिलने के लिए दोबारा ज़रूर आना। और अब ऐसे ही थोड़ी देर एक्टिंग करने के बाद जो चैन जुआन होता है वो लुओ जिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये लड़की यहाँ से चली गई, मैं इसकी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी और मुझे लगता है कि ये मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी और ये उस स्वॉर्ड एक्ट से आसानी से निपट लेगी। और इतना बोलकर अब जो चैन जुआन होता है वो हंसते हुए वहाँ से भागते हुए बोलता है कि चलो जो लुओ किंग थी वो यहाँ से चली गई तो अब मैं यहाँ पर केवल नेकर नेकर में घूम सकता हूँ, तो चलो अब चलकर बिग बर्ड के साथ में खेलते हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो इमोर्टल स्वॉर्ड साइड के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और अब वो किसी दूसरे पर्सन से बोलता है कि मुझे जो चाहिए था क्या तुम वो चीज़ लेकर यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो डिसाइपल आ जाते हैं, जिनमें से जो लड़की होती है उसने अपने हाथ में एक अजीब से गोले को पकड़ा होता है और वे दोनों अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि मास्टर आपने हमें जैसा ऑर्डर दिया था हम उस चीज़ को लेकर आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हाउ किंगडम है वो बहुत ही जल्द आपको मारने के लिए अपने लोगों को यहाँ पर ज़रूर भेजेगा। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये हेमनली स्वॉर्ड्स एक्ट का मास्टर है जो कि डाउरियल एम्पायर है। और अब वो उस गोले को देखते हुए बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि फाइनली ये ट्रेजर मेरे पास में आ गया, और अब चूंकि ये ट्रेजर मेरे पास में आ चुका है तो अगर वे लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आएंगे भी तो वे बस मेरे हाथों से मारे ही जाएंगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है तो लेकिन तभी जो उसके हाथ में वो गोला होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जो देखकर वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये एकदम से क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर एकदम से ये क्या कंट्रोल करने लगा। और अब अपने साइड मास्टर की ऐसी हालत को देखकर जो दोनों वहाँ पर डिसाइपल बैठे होते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता कि आखिर एकदम से साइड मास्टर के साथ में क्या होने लगा। और जो शॉर्ट साइड का मास्टर होता है वो चिल्लाने लगता है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलते बोलते अब जो शॉर्ट साइड का मास्टर होता है वो एकदम से चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मर गया हो। लेकिन अगले ही पल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है लिटिल बॉय आखिर तुम मेरे साथ में इतने ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा पनिश करना होगा ताकि तुम जान सको कि अपने सीनियर से किस तरह से पेश आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से जो सेक्ट मास्टर की सोल होती है वो बाहर निकलने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसकी सोल होती है वो अब उसी गोले के अंदर चली जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो।
जो देखकर अब जो वो डीमन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली मुझे अब एक बॉडी मिल गई, अब बस मुझे और पावर चाहिए, मुझे और पावर चाहिए। और इतना बोलकर अब जो वो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों डिसाइपलों से बोलता है कि जल्दी से जाओ और जाकर अनाउंस करो कि जो वूजियान सेक्ट है उस पर हम कल हमला करने के लिए जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन वूजियान सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वूजियान सेक्ट की शील्ड होती है उसके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया होता है। जो देखकर जो वूजियान सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, जो गार्डियन एरे था वो टूटना स्टार्ट हो गया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम बाकी डिसाइपलों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए हुए पड़े होते हैं। और अब एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि जो डिवाइन सोर्ड सेक्ट है वो यहाँ पर सभी लोगों को लेकर आ गया है हम लोगों को मारने के लिए। जो सुनकर अब जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गार्डियन एरे लगा होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और अब एक बंदा वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर एंड ब्रदर, क्या बात है, आप लोग अभी तक यहाँ से नहीं भागे। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये सोर्ड सेक्ट का एक डिसाइबल है जो कि नरिश स्पिरिट रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। और अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइबलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम लोगों को हीरो बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम भी देख सकते हो कि जो ये सेक्ट है ये आज तबाह होने वाला है। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम हमारे सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लो। और उस बंदे की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं उनमें से एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, ये चैन आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने ही सेक्ट को धोखा देकर सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। और अब तुम यहाँ पर अपने ही सेक्ट के डिसाइपलों को मारने के लिए आए हो और उन्हें सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो। सच में आपसे ज़्यादा बेशरम पर्सन हमने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा। जो सुनकर अब जो ये चैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपने लोगों से बोलता है कि लगता है कि ये लोग बस आज यहाँ पर मरना ही चाहते हैं, तो चलो फिर इन लोगों की इच्छाओं को पूरा कर दो और जाओ जाकर इन्हें ख़त्म कर दो। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए ये चैन से बोलता है कि तुम ट्रिएटर कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारे वूजियान सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें रोक सके। जिसके बाद अब हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि ये वूजियान सेक्ट का ग्रेट एल्डर है जो कि नरिश स्पिरिट रियलम के थर्ड लेवल पर है। और हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी हालत को देखकर जो वहाँ पर डिसाइपल होते हैं वे घबराते हुए बोलते हैं कि ग्रेट एल्डर सच में बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अगर आज मैं यहाँ पर मरा भी तो मैं तुम सभी लोगों को साथ में लेकर मरूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो ये चैन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओल्ड मैन पागल हो चुका है जो कि ये अपनी लाइफ बर्निंग स्किल का यूज कर रहा है। और ये चैन की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर का अटैक होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जियान ची है जो कि सोर्ड सेक्ट का एक चीफ डिसाइपल है। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये नरिश स्पिरिट रियलम के 8 लेवल पर है। और अब जो जियान ची होता है वो हंसते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी जो स्पीड है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है और मुझे नहीं लगता कि अपनी इतनी स्पीड के साथ में तुम यहाँ पर किसी को भी टच कर पाओगे। और अब जियान ची को वहाँ पर देखकर जो डिसाइबल होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि जो जियान ची है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये एल्डर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे नहीं लगता कि जो एल्डर है वो इसके सामने ज़्यादा देर टिक पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर जियानची को देखकर थोड़ा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल है ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्या सच में जो मेरा वूजियान सेक्ट है वो आज ख़त्म होने वाला है। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब जो जियानची होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे आकर ग्रेट एल्डर से टकराता है। जो देखकर ग्रेट एल्डर सोचता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मरूंगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जियानची होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर निकल जाता है। और ग्रेट एल्डर की ऐसी हालत को देखकर जो वूजियान सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं जो सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी तो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब जो जियानची होता है वो ली चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा मास्टर था, तो जाओ इसीलिए जाकर उसकी बॉडी को कलेक्ट करो ताकि तुम उसे लास्ट बार दफना सको। जो सुनकर ली चैन भी ठीक है बोल देता है।
जो देखकर अब जो वहाँ पर सोर्स एक्ट के डिसाइबल होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली चैन से बोलते हैं कि ट्रेटर कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हें मास्टर की बॉडी को टच भी करने देंगे। जो देखकर ली चैन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उन सभी डिसाइबलों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वे जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी इंजर्ड होकर दूर गिर जाते हैं। और अब जो ली चैन होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मैं सोर्स एक्ट का डिसाइबल हूँ तो इसीलिए मुझे आपको मारना होगा। जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो 9 डेथ रियलम के अंदर गई हुई है और वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा है, मैं नहीं जानता कि वे अभी तक ज़िंदा भी होगी या नहीं, तो इसीलिए मुझे अपने मरते दम तक अपने सेक्ट को बचाना होगा। क्योंकि वैसे भी अब जो हमारा वूजियान सेक्ट है उसके पास में कोई भी होप नहीं बची है और आज हमारा जो वूजियान सेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ली चैन होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे एक काफ़ी पावरफुल अटैक आकर टकराता है, जिस कारण वो पीछे जाकर पिलर से टकरा जाता है। और अब इतने पावरफुल अटैक को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लुओ चैन होता है वो उस अटैक के कारण वहीं पर ही मर जाता है। जो देखकर तो जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ये अटैक किसने किया था, जो कि उसने एक अटैक कर ही ये चैन को यहाँ पर मार दिया। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि 1000 साल पहले जो हमारा सेक्ट है वो सबसे पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, और वहीं अगर तुम्हारे सोर्ड सेक्ट की बात की जाए तो वो किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मैं मानती हूँ कि हमारा जो सेक्ट है वो अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जैसा यहाँ पर ऐरा गैरा पर्सन भी आकर हमारे सेक्ट को बुली करेगा। और अब लुओ किंग को वहाँ पर देखकर जो डिसाइबल होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर नहीं मरी, सेक्ट मास्टर नहीं मरी, फाइनली वे 9 डेथ रियलम से वापस आ गई है। और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर फाइनली आप वापस आ गई, क्या जो एंसेस्टर थे उन्हें आपने ढूंढ लिया। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो मुस्कुराते हुए ग्रेट एल्डर को बताती है कि हाँ, जो एंसेस्टर थे वो मुझे वहाँ पर मिल गए थे, लेकिन उसने मेरे साथ में आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये न्यू जनरेशन का मैटर है, इसीलिए वे न्यू जनरेशन के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप मरते हैं या ज़िंदा रहते हैं ये हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और लुओ किंग के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर और जो डिसाइबल होते हैं उन बेचारों के ऊपर तो आसमान ही फटने लगता है और उनके मुंह से भी खून आ जाता है। जिसके बाद अब जो जियान ची होता है वो भी लुओ किंग के पास में आने लगता है और वो लुओ किंग के पास में आकर हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम अब इस वो जियान सेक्ट की न्यू सेक्ट मास्टर हो जो कि यहाँ से अपनी जान बचाकर डर कर भाग गई थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर मरने के लिए वापस आओगी, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर मरने के लिए वापस आ ही चुकी हो तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। सच में जो तुम्हारी किस्मत है वो तो बहुत ज़्यादा बेकार है, जो कि तुम उस 9 डेथ रियलम के अंदर नहीं मरी, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन भी आ चुका होता है। और जियान चिके अब इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर डिसाइबल और ग्रेट एल्डर होते हैं वो लुओ किंग से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि जो जियान ची है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो नेरिस स्पिरिट रियलम के 8 लेवल पर है, आप उसे कभी भी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि अभी भी जो आपकी कल्टीवेशन का लेवल है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कम है और वो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर हमारी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। और उन लोगों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे भेजा है ताकि मैं अपनी सेक्ट को बचा सकूँ, और उन्होंने यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी की है। तो इसीलिए तुम लोगों को मेरी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को संभाल लूँगी। और अब लुओ किंग को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और अब लुओ किंग को अटैक करता हुआ देखकर जो जियान ची होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे पास में फायर एट्रीब्यूट की पावर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी ये फायर की टेक्निक है ये मेरे स्वॉर्ड के अटैक को झेल पाएगी। और इतना बोलकर अब जो जियान ची होता है वो सीधे लुओ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर जो लुओ किंग होती है वो भी अपने 10,000 फायर हेवन बर्निंग अटैक को बनाने लगती है। और अपने अटैक को बुलाने के बाद जो लुओ किंग होती है वो सीधे अपने अटैक को जो जियान ची होता है उसके ऊपर कर देती है। और हम देखते हैं कि लुओ किंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जियान ची के अटैक को ख़त्म कर अब उसे चलाना शुरू कर देता है।
जिस कारण अब जो जियांची होता है वो भी सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लुओ किंग होती है वो बोलती है कि तुम तो खुद को यहाँ पर सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन कहा करते थे, लेकिन तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाए। लगता है कि सच में जो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल है वे बस लंबी लंबी फेंक सकते हैं, उनके बस की कोई भी चीज़ नहीं है और तुम्हें देखकर अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और लुओ किंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांची होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है और जियांची को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो सारे डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि जो सेकंड मास्टर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो शौक होते हुए लुओ किंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे सच सच बताना कि क्या आप सच ने नेरिस स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो ग्रेट एल्डर को बताती है कि हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये मैं एंसेस्टर की मदद के कारण ही कर पाई हूँ, क्योंकि जो एंसेस्टर थे वे जानते थे कि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए उन्होंने मेरी ब्रेक थ्रू करने में मदद की। जो सुनकर वहाँ पर डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में जो एंसेस्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो वहाँ पर बाकी के खड़े हुए डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारे जो दोनों ब्रदर थे वे यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो अब तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए क्यों नहीं आते। जो सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता। और लुओ किंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी मोटा सा पर्सन आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वो कौन है जिसने कि यहाँ पर मेरे अप्रेंटिस को मारा है। जिसके बाद अब हमें इस मोटे बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर है जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के हाफ स्टेप पर जा चुका है। और उसे वहाँ पर देखकर जो सभी डिसाइबल होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर को वहाँ पर देखकर जो वो जियान सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो ग्रेट एल्डर है, अगर ये यहाँ पर आया है तो इसका मतलब अब जो स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर है वो इसके हाथों से नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो सामने आ जाती है और वो सामने आकर गुस्से में बोलती है कि ओल्ड डॉग तुम वही हो ना जिसने कि मेरे मास्टर को मारा था। और अब लुओ किंग को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे रोकने लगता है। और वहीं जो दूसरी तरफ जो स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मेरे जो लॉर्ड है उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि तुम भी नेरिस स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकती हो। अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया होता तो यहाँ पर मेरे दोनों डिसाइपल नहीं मारे जाते, लेकिन अब मैं उन दोनों की जान का बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओल्ड डॉग क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान है। और इतना बोलकर वो दोबारा से अपनी 10,000 फायर बर्निंग हेवन का यूज करने लगती है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है उसके शरीर के अंदर एकदम से आग लगना शुरू हो जाती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर जलना शुरू हो जाता है। और अब वो शौक होकर लुओ किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केवल अभी नेरिस स्पिरिट रियलम पर है, तो फिर इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है जो कि ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को भी ऐसे जला सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उससे बोलती है कि ओल्ड डॉग नरक में जाने के बाद मेरा जो मास्टर है उसे माफ़ी मांग लेना। जो सुनकर अब जो स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला हूँ। और अब वो इतना बोलकर अपने वेपन को निकालकर सीधे लुओ किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। इससे पहले कि वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाती हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर का जो अटैक होता है वो सीधे आकर लुओ किंग से टकराता है, जिस कारण अब जो लुओ किंग होती है वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर अब जो स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम्हारे पास में ग्रेट फायर की टेक्निक आ गई है तो तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगी। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अभी भी जो तुम्हारी कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन अभी इस चीज़ का पछतावा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब जो मेरा स्पीयर है वो तुम्हारे हार्ट के आर पार हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो दोबारा से अपने फायर अटैक को उसके ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ही आसानी से उसके फायर अटैक को काट के उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्पेयर के सामने तुम्हारे ये अटैक चलने वाले हैं। अब तुम्हारे यहाँ पर बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी समझ जाती है कि वो यहाँ पर नहीं बच पाएगी और वो अपने मन में सोचती है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर रोक सकती हूँ, क्योंकि जो एंसेस्टर है उन्होंने मेरी पावर को तो बढ़ा दिया लेकिन मेरी जो कॉम्बैट पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है और मैं बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के इसे यहाँ पर नहीं हरा सकती। तो इसीलिए एंसेस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो आपकी ये डिसअपॉइंटेड है इसने आपको डिसअपॉइंट कर दिया है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पेयर सीधे उससे जाके टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है जो कि चैन जुआन ने लो किंग को दिया था। और अब जो वो बीस्ट होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडपा के सामने इस तरह से उसके डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करने की। क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और उस बीस्ट के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जैसे ही उससे वो स्पेयर टकराता है वो वहीं पर ही टूट जाता है, जो देखकर तो ग्रेट एल्डर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका स्पेयर टूट गया। और अब हम देखते हैं कि उसका जो मुंह होता है वो खुला का खुला ही रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वूजियान सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो अब ग्रेट एल्डर होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मामूली सा बीस्ट मेरे जो डायमंड स्पेयर था उसे ऐसे कैसे तोड़ सकता है। जो सुनकर अब जो वो बीस्ट होता है वो गुस्से में ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन अगर इसे यहाँ पर कुछ भी हो गया और ये बात एंसेस्टर को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा ही भून कर खा जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ही होगा और उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर मारना होगा। और उस बीस्ट को बात करता हुआ देखकर जो लो किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये बीस्ट बात भी कर सकता है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने साइज को बड़ा करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो ग्रेट एल्डर का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, ये तो ग्रेट ब्लैक थंडर पाइथन है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन बीस्ट होता है उसने वहाँ पर अपने का साइज को काफ़ी बड़ा कर लिया होता है और वो देखने में भी काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है। और यहाँ पर हमें इसकी कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है कि ये डाउ रियलम पर है। और अब उसे अपने सामने देखकर तो जो सोर्स एक्ट का ग्रेट एल्डर होता है उसकी हालत ही ख़राब होने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब यहाँ पर क्या करे। और वहीं दूसरी तरफ जो वो किंग होती है वो उस डेमोनिक बीस्ट के उस रूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो वही डेमोनिक बीस्ट है जिसने कि जब मैं 9 डेथ रियलम में गई थी वहाँ पर मेरा पीछा किया था और ये मुझे लगभग मार ही देता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एंसेस्टर है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए इसे यहाँ पर भेजेंगे। और लोग इनके इतना सोचते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये ब्लैक थंडर क्रो पाइथन यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर मॉन्स्टर है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लुओ किंग है वो अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर को लेकर आएगी। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब जो सोर्स एक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो रोते हुए बोलता है कि मेरे बड़े बाप प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत खाना, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। अगर आपको भूखी लगी है तो यहाँ पर जो मेरे डिसाइपल है आप उन्हें खा सकते हो, प्लीज़ 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 मुझे मत खाना, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन बीस्ट होता है वो भी उसके डिसाइपलों को देखने लगता है और वो उसके डिसाइपलों को देखते हुए बोलता है कि हाँ इनकी बॉडी देखने में इतनी बेकार भी नहीं है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर उसे बोलता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छे है, आप जितने भी खाना चाहो आप खा सकते हो, और अगर आपका इनसे पेट भी ना भी भरे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए और काफ़ी सारे डिसाइपलों को लेकर आ जाऊंगा। जो सुनकर वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी जान को जिंदा छोड़ सकता हूँ। और उसके इतना बोलते हुए हम ग्रेट एल्डर के पीछे देखते हैं जहाँ पर कि उसने एक नाइफ को पकड़ा होता है और उस नाइफ से उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो एक्टिंग बहुत हो गई, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही अपने डिसाइपलों को खाने दूंगा? जो देखते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो घबराते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से बोलती है कि सीनियर को पाइथन प्लीज़ संभल कर। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ध्यान से, वो अटैक तुम्हारी तरफ आ रहा है। जो सुनकर जो सोर्स एक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम चाहे लो कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन वो मेरे अटैक से नहीं बच पाएगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है, ओह मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो हेवन है वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान होगा कि मुझे इतने पावरफुल डेमोनिक बीस्ट को दे देगा। अब इस डेमोनिक बीस्ट की मदद से मैं फाइनली डाउ किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। मैं इतने सालों तक कल्टीवेशन करता रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं डाउ रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं डाउ रियलम पर ब्रेक थ्रू करूँगा। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका नाइफ होता है वो सीधे उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वो भी थोड़ा घबरा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एकदम से छींक मारता है जिसका वो जो नाइफ होता है वो भी टूट जाता है और उसी के साथ में जो ग्रेट एल्डर होता है उसके ऊपर भी लाइट आकर गिरती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो वहाँ पर एक भुना हुआ तंदूरी चिकन बन जाता है।
जो देखकर अब जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो अपनी नाक को साफ करते हुए बोलता है कि पता नहीं एकदम कैसे मुझे कोल्ड हो गया। और उसकी अब ऐसी पावर को देखकर जो लुओ किंग और जो ग्रेट एल्डर होता है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनका जो मुंह होता है वो भी खुला का खुला ही रह जाता है। और वहीं जो डिसाइपल होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। और वे अब घबराकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है जो कि इसने यहाँ पर छींकने से ही ग्रेट एल्डर को ख़त्म कर दिया। और उन डिसाइपलों के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये कहाँ चला गया, ये तो मुझे मेरे लिए यहाँ पर खाना लेकर आने वाला था। और इतना बोलते ही अब जो ऐसे ही उसका ध्यान उसके ग्रेट एल्डर के ऊपर जाता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर नहीं आओगे। और उस डेमोनिक बीस्ट को देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ किंग को बोलता है कि लुओ किंग ये एक बहुत ही पावरफुल डेमोनिक बीस्ट है जो कि डाओ किंग रियलम पर है, लेकिन क्या सच में तुम इसकी पावर को नहीं पहचान पाई। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैन सुआन के ऊपर आ जाता है जो कि इस सभी चीज़ को देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखकर वो हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में जो ब्लैकी है उसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है। डाओ किंग रियलम पर होने के बाद भी जो उसका डिफेंस है वो नॉर्मली किसी भी डाओ किंग रियलम के कल्टिवेटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो एक तरह से इनविजिबल भी है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो कि उस ब्लैकी को हरा पाए। इसीलिए मुझे उन लोगों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि ब्लैकी पूरी सिचुएशन को संभाल लेगा। और चैन जुआन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है जो कि ज़मीन पर बैठ चुकी होती है। और वो बैठते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एंसिस्टर है वो मेरी यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए मेरे साथ में इतने पावरफुल बीस्ट को भी भेजेंगे। और लुओ किंग को अब एकदम से ऐसे ज़मीन पर बैठता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो घबराते हुए लुओ किंग से बोलता है कि सैग मास्टर क्या हुआ, अब एकदम से ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठ गए, कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हो। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम सोर्स एक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि जो ग्रेट एल्डर है वो मारे जा चुके हैं और अगर हम यहाँ पर रुके तो हम भी मारे जाएंगे। और सोर्स सेक्ट के डिसाइपलों को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो वुजियान सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने इस बैटल को जीत लिया, हमें नहीं लगा था कि हम इस बैटल को जीत पाएंगे लेकिन फाइनली किस्मत ने हमारा साथ दिया। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है। और वो लुओ किंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में अब आपको कंपनी दे पाऊँगा। जो देखते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो एकदम से ग्रेट एल्डर के पास में आ जाती है। और वो ग्रेट एल्डर के पास में आते हुए बोलती है कि ग्रेट एल्डर आपको एकदम से क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा इंजर्ड क्यों लग रहे हो। जो सुनकर ब्लैकी उसको बताता है कि जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने यहाँ पर उन लोगों से फाइट करने के लिए अपना जो एसेंस था उसे बर्न कर दिया है, इसीलिए इनकी अब जो लाइफ है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। जो सुनकर अब जो वो किंग होती है वो भी उदास होते हुए बोलती है कि क्या ग्रेट एल्डर को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो सुनकर ब्लैकी उससे बोलता है कि क्या तुम अपने साथ में यहाँ पर जेड स्पिरिट वाइन को लेकर आई हो। जो सुनकर वो भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि तो फिर तुम यहाँ पर उदास क्यों हो रही हो, वो इसे पिला दो ये बच जाएगा। जो सुनकर ग्रेट एल्डर भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि जो जेड स्प्रिंग वाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। और इस बार जो सेक्ट मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि जो कि उन्हें एंसिस्टर से जेड स्पिरिट वाइन की कुछ बूंदें मिल गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए उन जेड स्पिरिट वाइन की बूंदों को इस तरह से बेकार करना चाहिए। आप मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए उस जेड स्पिरिट वाइन को भी बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए, मैं इससे ही सेटिस्फाई हूँ। आपके लिए आपको मेरे लिए उसे बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उसे अपने लिए रख लीजिए क्योंकि वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आपको हमारे सेक्ट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। और जो ग्रेट एल्डर होता है वो इस तरह से बकवास करते ही जा रहा होता है, लेकिन तभी जो लुओ किंग होती है वो अपने पास से जो जेड स्पिरिट वाइन होती है उसके बैग को निकाल लेती है। और उसके बैग को निकालते हुए ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर आप गलत समझ रहे हो, मेरे पास में यहाँ पर जेड स्पिरिट वाइन का पूरा थैला है, आप जितनी चाहे उतनी पी सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती है वो भी बाहर निकल कर आ चुकी होती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में ये जितना भी पानी है ये जेड स्पिरिट वाइन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जेड स्पिरिट वाइन होती है वो ज़रा सी ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे ज़मीन से चाटते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकती हो, इतनी प्रीसियस वाइन को आप ज़मीन पर कैसे गिरा सकती हो, क्या आप नहीं जानती कि ये कितनी ज़्यादा रेयर होती है। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो अब ग्रेट एल्डर को रोकते हुए उसको बताती है कि ग्रेट एल्डर आपको ऐसे ज़मीन पे से छाटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंसिस्टर है उनके पास में इस वाइन का पूरा एक तालाब भरा हुआ है और उन्होंने मुझे इतना दे के भेजा है कि ये हमारे पूरे सेक्ट के लिए काफ़ी रहेगा।
जो सुनकर तो जो ग्रेट एल्डर होता है उस बेचारे की अब आंखें और भी ज़्यादा बाहर आ जाती है। जो देखकर जो ब्लैकी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि इस ओल्ड मैन ने आज से पहले ऐसी प्रीशियस वाइन को पहले कभी नहीं देखा। चलो इसे पिला दो, नहीं तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही सदमे में मर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जेड स्पिरिट वाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर होता है, आखिर इसका पूरा लेक कैसे हो सकता है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना सोचकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लोगिंग से बोलता है कि सेकंड मास्टर, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ में मजाक कर रही हो? क्या आप इस ओल्ड मैन के ऐसे मरते टाइम इसके साथ में ऐसा मजाक करोगे? सच में ये मजाक बहुत ज़्यादा बुरा था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किंग होती है वो अपनी डिवाइन बॉडी वाले कपड़ों को भी बाहर निकाल लेती है और उन्हें निकाल कर वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, देखो ये ग्रेट सन डिवाइन बॉडी है जो कि एंसेस्टर ने मुझे दी है। और यहाँ तक कि जो ये आप बीस्ट देख रहे हो ये भी एंसेस्टर के लिए एक मामूली सा बीस्ट है और उनके पास में एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल सा बीस्ट था। जो सुनकर हम देखते हैं कि ब्लैकी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं कोई छोटा सा बीस्ट नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारा ग्रेट एल्डर होता है उसके ऊपर आसमान से धड़ाधड़ कर लाइटें गिरने लगती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में जो ये ग्रेट सन गॉड बॉडी है ये तुम्हें एंसेस्टर ने दी है? और उसी के साथ में क्या ये जो ब्लैक थंडर क्रो पाइथन है ये एंसेस्टर के लिए एक छोटा सा बीस्ट है? और इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो उस जेड स्पिरिट डिवाइन वाइन को पीना शुरू कर देता है और वो उसे पीते हुए बोलता है कि अगर अब ऐसी बात है तो मुझे आज ज़रा ये पेट भर कर पीने दो, आज मेरा जब तक पेट नहीं भर जाता मैं इसको पीता ही रहूँगा। जो सुनकर जो लो किंग होती है वो अपने पास से और वाइन निकालते हुए बोलती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी वाइन चाहिए होगी मेरे पास में उतनी है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो उन सभी को वही जेड स्पिरिट वाइन बांटने शुरू कर देती है। और अब सभी लोगों को वाइन बांट देने के बाद जो लुआ किंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि फाइनली अब हम लोगों के पास पावरफुल बनने का मौका आ चुका है, तो आज तक हमने जितनी भी बेइज्जती सही है हम उस सभी का बदला लेंगे। और इतना बोलकर अब जो लुआ किंग होती है वो जोश में चिल्लाते हुए बोलती है कि जो हमारे एंसेस्टर है वो वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए अब हम जो सोर्स एक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि सभी डिसाइबल भी फुल जोश में आ जाते हैं और वे भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जिसके अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लुआ किंग होती है उसने अपने सभी लोगों के साथ में जो सोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिसके बाद जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि अब से कई सौ साल पहले जो चैन जुआन था उसने इसी तरह से जो सोर्स एक्ट था उसके ऊपर अटैक किया था और सोर्स एक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो क्या आज जो हिस्ट्री है वो दोबारा से दोहराई जाएगी? क्या जो वूजियान एक्ट है वो अपनी उन सभी बेइज्जती का बदला ले पाएगा जो कि सोर्स एक्ट ने पास्ट में उनकी की है? और अब राइटर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सोर्स एक्ट के डिसाइपल होते हैं वे डरते हुए भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि हम इन्हें नहीं रोक सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और उन डिसाइपल हो गए इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लुआज़ाई होती है वो उस ब्लैकी के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है, जिसे देखकर सभी डिसाइपल भागते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये तो ब्लैक थंडर क्रो पाइथन है, अगर ये यहाँ पर आया है तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, जल्दी से यहाँ से चलो, सेक्ट मास्टर को जाकर रिपोर्ट करो। और उन डिसाइपल हो गए इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सोर्स एक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो सोर्स एक्ट के डिसाइपल होते हैं वे उसके पास में आ जाते हैं और वे रोते हुए उससे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हमारे ऊपर जो वूजियान सेक्ट है उसने अपने सभी लोगों के साथ में अटैक कर दिया है, तो इसीलिए प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब जो एक डिसाइपल होता है वो उन सभी को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम चाहते हो कि जो सेक्ट मास्टर है वो मारा जाए? तुम भूल चुके होगी 1 महीने पहले सेक्ट मास्टर सीरियस इंजर्ड हुए थे और वे अभी भी पूरी तरह से ही नहीं हुए, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वूजियान सेक्ट ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, और अगर सेक्ट मास्टर उन लोगों से फाइट करने के लिए गए तो ये भी जिंदा नहीं बचेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हम समझ गए, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एक काम कीजिए, हम सभी लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने नए सेक्ट को बना सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो सोर्स एक्ट का मास्टर होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर पनिश किया जाएगा क्योंकि तुमने इस तरह से डर कर भाग कर आने की मेरे पास में हिम्मत की है, तो इसीलिए आज पहले यहाँ पर तुम्हें पनिश किया जाएगा। और तुम्हें पनिश करने के बाद जो ये वूजियान सेक्ट है इसे भी आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अब इतना बोलकर जो सोर्स एक्ट का मास्टर होता है उसने अपने हाथ के ऊपर जो गोला पकड़ा होता है उसके साइज को वो बड़ा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो पूरा सोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर एक फॉर्मेशन आ चुकी होती है, और अब उस फॉर्मेशन को देखकर फॉरेस्ट के अंदर से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो, ये तो सोल डेवोरिंग स्पेल लग रहा है।
और उसके इतना बोलते हैं वो उस पर्सन को देखते हैं जिसके साथ में वहाँ पर एक लड़की भी होती है। और अब जो वो लड़की होती है वो इस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोल डेवरिंग ऑर्ब का यूज कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि अब हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें यहाँ पर पहले आना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भागते हुए उससे बोलती है कि जल्दी से वहाँ पर चलो, इससे पहले कि वो इस सोल डेवरिंग ऑर्ब को पूरी तरह से रिफाइन कर ले, हमें इससे पहले वो लेना होगा, क्योंकि अगर नेशनल मास्टर को इस बारे में पता लग गया तो वे हमें बहुत बुरी तरह से पनिश करेंगे। और उस लड़की के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो फॉर्मेशन के अंदर बंदे होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का फॉर्मेशन है, हम तो इसके अंदर से बाहर ही नहीं जा पा रहे। और इतना बोलते हैं अब उन्हें महसूस होता है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी जान है वो मेरी बॉडी के अंदर से निकल रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन सभी की जो सोल होती है वो उनकी बॉडी से निकलकर जो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर होता है उसकी तरफ जाने लगती है। जो देखकर वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की मौत का बदला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी पावर होती है वो धड़ाधड़ कर बढ़ने लगती है। और वो पहले डाउ किंग रियलम के फर्स्ट लेवल पर और उसके बाद डाउ किंग रियलम के सेकंड लेवल पर आ जाता है। जो देखकर वो हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी जल्दी 2 ब्रेक थ्रू कर लिए। सच में हज़ारों सालों तक कैद रहने के बाद या फाइनली मुझे ब्रेक थ्रू करने की ये खुशी मिल गई। मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है ब्रेक थ्रू करने के बाद। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लैकी और लुओ किंग के पास में आ चुका होता है। और अब जो लुओ किंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि सीनियर आखिर ये सब क्या चल रहा है। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो लुओ किंग को बताता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर है उसने सभी लोगों को इस प्रिजन के अंदर कैद कर उनकी सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर है वो इस हरकत तक भी जा सकता है कि वो हमें हराने के लिए यहाँ पर खुद के लोगों की ही जान ले लेगा। लेकिन कुछ भी हो, आज मेरा जो यहाँ वुजियान सेक्ट है वो इन्हें बिना ख़त्म करे नहीं जाएगा। और लुओ किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर जो ब्लैक थंडर क्रो पाइथन है वो है, और उसी के साथ में जो लेजेंडरी ग्रेट सन डिवाइन बॉडी है वो भी है। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं है बल्कि ये वही है जो कि स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के लिए वो ऑर्ब लेकर आए थे। और अब वे जो दोनों होते हैं वे हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली अब हमें भी यहाँ पर खेलने में थोड़ा मज़ा आएगा। और अब उन दोनों की एनर्जी को महसूस कर जो ब्लैकी होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि ये तो डेमोनिक एनर्जी है, इसका मतलब ये लोग डीमन रेस है। जो सुनकर लुओ किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ब्लैकी से बोलती है कि आखिर ये डीमन रेस क्या है। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो लुओ किंग को बताता है कि जो डीमन रेस होते हैं वे एक तरह के ह्यूमन जैसे ही होते हैं, लेकिन वे ह्यूमन के नेचर से पूरी तरह से अलग होते हैं, क्योंकि वे लोगों से प्यार करना नहीं बल्कि उन्हें मारना पसंद करते हैं ताकि वे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। लेकिन जो डीमन रेस है उसे ह्यूमनों के द्वारा 10,000 साल पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब डीमन रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था तो फिर ये आखिर 2% कहाँ से आ गए। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो ब्लैकी से बोलती है कि सीनियर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफ़ी पावरफुल है और आप एक साथ में इन दोनों से फाइट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इनमें से मैं एक को रोकने की कोशिश करती हूँ। पहले आप इनमें से एक को ख़त्म करो, उसके बाद दूसरे को ख़त्म करने में मेरी मदद करना। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो भी लुओ किंग को ठीक है बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ब्लैकी और जो लुओ किंग होती है वे दोनों भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो देखकर अब जो डीमन रेस की लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए लुओ किंग से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग सच में यहाँ पर हम लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। और इतना बोलकर अब जो वो डीमन गर्ल होती है वो अपने साथी से बोलती है कि मैं इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ में खेलूंगी। जो सुनकर जो उसका साथी होता है वो भी उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर इस क्रो को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन गर्ल होती है वो लोग इनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल आज तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरी हो जाएगी। जो देखकर अब जो लोग किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि सीनियर ने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो इसीलिए मुझे इनके साथ में बहुत ही संभल के फाइट करनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो उस डीमन गर्ल के ऊपर अपनी बर्निंग फ्लेम से अटैक को कर देती है। जो देखकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन लड़का होता है वो ब्लैकी को पंच कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है।
जो देखकर अब जो वो डीमन लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो। मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत देर तो मेरे साथ में फाइट कर पाओगे, लेकिन तुम तो मेरे एक ही अटैक में ज़मीन पर गिर गए। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैकी होता है वो उसे अपनी पूंछ में पकड़ लेता है। और वो उसे अपनी पूंछ में पकड़ने के बाद उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे लिटिल ब्रदर ज़रा एक बार ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा है। और ब्लैकी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेमंत की जो लाइट होती है वो सीधे उसी लड़के के ऊपर आकर गिरने लगती है, जिस कारण उसकी जो हालत होती है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वहीं जो डीमन गर्ल होती है उसके ऊपर जो लोअर किंग होती है वो फ्लैम से अटैक कर रही होती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो लड़का और जो लड़की होती है उन दोनों की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो ब्लैकी और जो लोअर किंग होती है वे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमारी ट्रिक काम कर गई। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन लड़की होती है वो एकदम से लोअर किंग के पीछे आ जाती है। और वो उसके पीछे आकर हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। और इतना बोलते के साथ ही वो जो डीमन लड़की होती है वो लोअर किंग को अटैक कर नीचे गिरा देती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए उससे बोलती है कि मैं नैरिस स्पिरिट रियलम के बिल्कुल पीक पर थी, लेकिन मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस अटैक के कारण अब मैं ब्रेक थ्रू कर डाउ किंग रियलम पर आ चुकी हूँ। और इतना बोलते हम देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुकी होती है। और अब वो हंसते हुए बोलती है कि अब यहाँ पर कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा, मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूँगी। और तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद जो तुम्हारे पास में ये डिवाइन बॉडी है मैं इसे भी ले लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी डिवाइन बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो लोअर किंग होती है उस बेचारी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जो ब्लैकी होता है वो भी ज़मीन पर आकर टकराता है, जिसे देखकर लोअर किंग और घबराते हुए बोलती है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस डीमन लड़के को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग कितने ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों की मदद से ही हम दोनों ब्रेक थ्रू कर अब डाउ किंग रियलम पर आ गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके हाथ में देखते हैं कि ब्लैकी की टेल होती है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि इसने ब्लैकी की जो टेल है उसे उखाड़ लिया है। और अब जो ब्लैकी होता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। और वो लोअर किंग से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये दोनों डाउ किंग रियलम पर है और मैं इनका सामना नहीं कर पाऊँगा। जो सुनकर तो अब जो लोअर किंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो सीनियर है इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी ये इतने ज़्यादा सीरियस इंजर्ड कैसे हो सकते हैं। और लोअर किंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस डीमन लड़की को देखते हैं जो कि वो अपने उस डीमन साथी से बोलती है कि चलो जल्दी से चलकर इन्हें दोनों को ख़त्म करते हैं ना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाया तो सीनियर हमसे नाराज़ हो जाएंगे। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलकर सीधे ब्लैकी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो लोअर किंग होती है वो ब्लैकी के सामने खड़े होते हुए बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम सीनियर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाओगे। जो देखकर जो ब्लैकी होता है वो भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि पागल लड़की क्या कर रही हो, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाओ। जो सुनकर जो लोअर किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं सीनियर को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरे लिए ही यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे, तो अब अगर हम मरेंगे तो दोनों साथ में ही मरेंगे। और लोअर किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि दो पर्सन वहाँ पर आ जाते हैं। और वे वहाँ पर आते के साथ ही जो वो डीमन और जो डीमन लड़की होती है उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन दोनों को वहाँ पर इंजर्ड कर देते हैं, जिस कारण अब जो वे दोनों होते हैं वे ज़मीन पर जाकर गिरते हैं। जो देखकर जो ब्लैकी और जो लोअर किंग होती है उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो देखकर अब जो वो डीमन गर्ल होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर किस बादशाह की हिम्मत हुई हमारे ऊपर इस तरह से धोखे से अटैक करने की। जो देखकर अब जो लोअर किंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो ब्लैकी से बोलती है कि सीनियर यहाँ पर एकदम से क्या हुआ। जो सुनकर ब्लैकी उसको बताता है कि यहाँ पर किसी ने इन दोनों डीमनों के ऊपर आकर अटैक को किया है। और ब्लैकी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन आ जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि सीनियर मुझे लगाया था कि यहाँ पर जो डीमन है वे पक्का रहते होगे। और उन दोनों को देखकर वो जो डीमन लड़का होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तुम दोनों, जिसके बाद अब हम इन दोनों पर्सनों को देख पाते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों वही है जो कि फॉरेस्ट के अंदर से इन सब चीज़ों को देख रहे थे। और अब जो ये लड़का होता है इसका नाम जियाओ लोंग और जो लड़की होती है उसका नाम जियाओ यू होता है।
और अब जो जियाओ यू होती है वो उन दोनों डीमनों की तरफ देखते हुए जो जियाओ लोंग होता है उससे बोलती है कि यहाँ पर हमें लगा था कि कोई पावरफुल डीमन होगा जिसने कि इतने पावरफुल बैरियर को बनाया हुआ था, लेकिन देखो तो ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहे हैं। जो सुनकर जियाओ लोंग भी हाँ बोल देता है। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो वो किंग होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए ब्लैकी से बोलती है कि सीनियर लगता है कि हम यहाँ पर बच जाएंगे। जो सुनकर ब्लैकी भी उसे हाँ बोलते हुए कहता है कि हाँ जाओ जाकर इनका शुक्रिया अदा करो क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर हमारी जान बचाई है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो अपने पास से जेड स्पिरिट वाइन को निकाल लेती है और वो उसे निकालने के बाद उन दोनों के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर मारी जाती, इसीलिए रिपे करने के लिए मैं आपको। और इससे पहले कि लुओ किंग उसे कुछ बोल पाती है जो जियाओ होती है वो लुओ किंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह की बेकार चीज़ें देने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने ही पास रख सकती हो। हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम यहाँ पर अपनी उस चीज़ को लेने के लिए आए हैं जो कि इन्होंने हमसे चुराई थी। जो सुनकर अब जो जियाओ लोंग होता है वो भी लुओ किंग से बोलता है कि हाँ एक चीज़ को याद रखना, ये जो मैटर है ये हमारे जैसे पावरफुल सेक्ट और इन डीमनों के बीच का है, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे छोटे मोटे सेक्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि अगर तुम फ्यूचर में किसी भी डीमन से टकराती हो तो वहाँ से चुपचाप भाग जाना। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो भी मुस्कुराती हुई उन दोनों को ठीक है बोल देती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, तभी तो इनके सामने जो जेड स्पिरिट वाइन है वो भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इन लोगों को ये देनी चाहिए। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही अब वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि इतना टाइम बीत गया, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो भी इधर उधर देखते हुए बोलती है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक सर्कल सा बनने लगता है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि किस्मत से जो सोल डेवोरिंग और था मैंने उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि तुम दोनों भी अब मेरी एनर्जी का एक पार्ट बन जाओ। और उस आवाज़ के इतना बोलते हम देखते हैं कि उस सर्कल के अंदर से कुछ एनर्जी सी निकल कर अगर उन दोनों डीमनों के ऊपर गिरती है, जिसका अब जो उन दोनों डीमनों की सोल होती है वो भी निकल के उसी एनर्जी के सर्कल की तरफ जाने लगती है। और अब जैसे ही वे दोनों सोल उस सर्कल के अंदर जाती है हम देखते हैं कि वो जो सर्कल होता है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हज़ारों साल बाद फाइनली हज़ारों सालों के बाद जो रियल डीमन है वो वापस आ चुका है। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल डीमन आ चुका होता है, जिसे देखकर अब जो ब्लैकी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि जैसे ही इसने इन दोनों सोलों को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया ये एम्परर एलम के हाफ स्टेप पर पहुँच चुका है। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो शॉर्ट सेक्ट का मास्टर था लेकिन आखिर ये एक डीमन कैसे बन सकता है। और लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ लोंग और जो जियाओ यू होते हैं वे भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगते हैं और वे अब वहाँ से उड़ कर जाते हुए बोलते हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना पावरफुल बन चुका है, लेकिन ये हमारे हाथों से यहाँ पर आज जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो जियाओ यू होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन स्लेयर के ट्रेजर को चुराने की, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और अब डीमन स्लेयर का नाम सुनकर जो ब्लैकी होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि डीमन स्लेयर, हाँ मुझे इनके बारे में याद है। जो डीमन स्लेयर होते हैं वैसे तो ये डीमन की एनर्जी के साथ में ही पैदा होते हैं, लेकिन ये डीमनों की तरह नहीं होते बल्कि ये उनसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और ये ह्यूमनों के साथ में मिलकर इन डीमनों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और हज़ारों साल पहले जो इन डीमन स्लेयरों के एंसेस्टर थे उन्होंने ह्यूमनों के साथ में मिलकर जो इतने भी डीमन थे उन सभी को इस दुनिया से ख़त्म करने में ह्यूमनों का साथ दिया था। और ब्लैकी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़का और जो लड़की होती है वे सीधे उस डीमन के ऊपर अटैक को कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक से भी जो डीमन होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम बस कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और अब उस डीमन की पावर को देखकर जो लुओ किंग और जो ब्लैकी होते हैं वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।